हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है ब्लू लॉक की ट्राई आउट यहाँ पे खत्म होती है। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के मुताबिक ही उन्हें चुना जाएगा ब्लू लॉक के टॉप 12 प्लेयर्स में। और ब्लू लॉक की वही टीम, सब वही टीम जापान की U20 के खिलाफ खेलेगी। अरे यार, तब तक हमें दिखाया जाता है ब्लू लॉक के सारे मेंबर्स इस वक्त चिल मारे होते हैं। अभी फ्रीकी गाय रिंग के पास आके बोलने लगता है, ओए रिन, तुम्हारे नाक से तो खून बहना बंद हो गया। वो चीज उसे दफा करो। मुझे ये बताओ, उस एंटीना गाय का क्या हुआ? फ्रीकी गाय इसके जवाब में बोलता है, ओह, उससे तो पनिशमेंट रूम में ले गए, पर इस वक्त वो बेहोश भी पड़ा हुआ है। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि दोनों ने एक दूसरे की हड्डी पसली तोड़ डाली है। तभी हम ईगा गोरी को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा फिक्रमंद होता है, क्योंकि रिजल्ट्स को आने में सिर्फ 5 घंटे बाकी होते हैं। और वो तो इस फिक्र से मारा चलता जा रहा होता है कि क्या एटलीस्ट उससे चुना जाएगा या नहीं। रांची उसे कड़वी सच्चाई बताते हुए बोलने लगता है, वेल, मैं तो हैरान हूँ, ये किसी मेरे का इससे कम भी नहीं है कि तुम 3rd सिलेक्शन तक भी जा पहुंचे हो। और यही कड़वा सच ईगा गोरी से जरा भी बर्दाश्त ना होता और वो फौरन से उस पर भड़क उठता है। सागी अपने खाने से बड़े हुए मुंह से कहने लगता है, एटलीस्ट मैंने तो एक गोल सक्सेसफुली किया तो सही। सागी यहाँ पे टॉप 6 को साइड पे रखते हुए बोलने लगता है, टॉप 6 के अलावा जिन्होंने मेरे साथ गोल किया वो बाचिरा, रियो और बारू। सागी काफी ज्यादा सीरियस होके मजीद अपने मन में बोलने लगता है, जहाँ तक ठिकाने की बात है, बात तो यहीं पे आके खत्म होती है। मुझे जर्रा भी फर्क नहीं पड़ता मेरा रैंक क्या होगा। फर्क तो बस मुझे इससे पड़ता है कि बस किसी भी तरीके से मुझे चुन लिया जाए। मैं बेदर्दी से U20 के प्लेयर्स के खिलाफ खेलना चाहता हूँ और सिर्फ उसी वहाँ जगह पे मैं अपनी किस्मत का हाल को पलट डालूंगा। कहानी ईगो पे जाती है, जो कि डिसाइड कर होता है कि कौन कौन से प्लेयर चुने जाएंगे। इसी बीच में उसके पास मिस एनरी चाह के बोलने लगती है, तुम्हारे लिए प्रेसिडेंट बारात्सुता की तरफ से कॉल आई है। खैर यार, उतने में 3rd सिलेक्शन रूम का टाइम हो जाता है। सारे के सारे प्लेयर्स उस हॉल में मौजूद होते हैं, जहाँ पे उनके सिलेक्शन का रिजल्ट आने को जाएगा। हर बारी की तरह ईगो जिम्पाची मॉनिटर के सामने आके अनाउंस करेगा। और इस बार इतिहास की बात होती है। तुम लोग लेजेंड को अपने आंखों से देखने को जा रहे हो, फर्स्ट टाइम। पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है। हमें दिखाया जाता है सबके पीठ पीछे इलेक्ट्रिक डोर अपने आप ही ओपन होने लगता है। और इसमें से फर्स्ट टाइम सारे के सारे प्लेयर्स फर्स्ट टाइम अपनी आंखों के सामने जिम्पाची को पाते हैं। हाँ, ठीक सुना, ईगो जिम्पाची। देखते सारी सभी के सभी लोग वहीं पे खड़े चौंक जाते हैं। उनके मुंह से कोई अल्फाज तक सही क्लियर नहीं निकलते। सबके बाद ईगो जिम्पाची 11 प्लेयर्स के नाम लेना शुरू करता है और एज यूजुअल उनमें से नंबर फर्स्ट पे होता है ब्लू लॉक का नंबर फर्स्ट प्लेयर इतोशी रेना। बाकी की पूरी टीम इतोशी रिंग के सेंटर में होगी। इस टीम की मिसाल ऐसी होगी, चाहे जरूर इनके खिलाफ वाली टीम 5 गोल सक्सेसफुली करने में कामयाब क्यों ना हो जाए, फिर भी यही टीम 6 गोल करके उल्टा मैच को जिता देगी। इसका मतलब है इस टीम में इस कदर सलाहियत होगी कि वो हारे हुए मैच को जीते हुए मैच में बदल डालेगी। और यही है तुम लोगों की टीम की थीम। तो शिरेन, तुम इसी थीम के साथ टीम को आगे बरकरार रखोगे। इसके बाद गोल कीपिंग के लिए ईगो चुनता है कीगा मारू को, क्योंकि उड़ती हुई बॉल के खिलाफ कीगा मारू तुरंत से रिएक्ट करता है। अपनी गंदी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी से बड़ी आसानी से बॉल को अपने काबू में ले लेता है। इसके बाद सेंटर बैक के लिए ईगो चुनता है आर्यो और निको को, कि आर्यो की तो गजब किस्म की रीच होती है और निको जो है वो सिचुएशन को काफी अच्छे से रीड कर सकता है। और इनकी मदद के लिए तो और खिलाड़ी होंगे, जो कि चिगेरी अपनी गंदी किस्म की स्पीड से और बाचिरा गंदी किस्म की ड्रिबलिंग से अपनी अपोजिंग टीम के बड़ी आसानी से बाड़ी पड़ सकता है। इस समय ईगो अगले खिलाड़ी का नाम लेता है और वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि करासु होता है, जो कि डिफेंस लाइन पे होगा, लेकिन वक्त आने पे ऑफेंस में भी जाएगा। इसके बाद अब ईगो अटैकर्स को अनाउंस करने लगता है और उन अटैकर्स के नाम अतोया एंड यूकी। ये दोनों एक गजब किस्म की स्पीड प्रोवाइड करेंगे और इसके साथ ही साथ वो असैसन वाला बंदा आसानी से जाके बॉल को चुरा के भी ला सकता है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। और अब सबसे दरमियान में, जो कि एक तरीके से ऑफेंस का दिल होगा, में से एक का नाम है नागी सेशिरो, जो कि एक टच से बॉल में जान डाल देता है। बस बॉल उसके पैरों में लगने की देर होती है, पूरे तरीके से बॉल उसके ही कंट्रोल में आ जाता है। यहाँ तक ईगो जिम्पाची नागी सेशिरो की मजीद दाद देते हुए बोलने लगता है, उसने यहाँ तक एक ऐसा गोल भी कर रखा है जो कि काफी ऊंचाई पे था और काफी गहराई पे था, एक तरह से नामुमकिन गोल। तो यार, अगर तुम में से कोई सोच रहा है कि वो गोल कौन सा था, तुम लोग मेरे मेन चैनल पे ब्लू लॉक की सीजन 1 की एक्सप्लेनेशंस को चेकआउट कर सकते हो। लास्ट एपिसोड में तुम लोगों को नागी का गोल दिख जाएगा। इस वक्त नागी और इसागी मिलकर रिंग की टीम के खिलाफ खेल होते हैं। अरे यार, अब ईगो जिम्पाची लास्ट प्लेयर का अब नाम लेने को जा रहा होता है और उस लास्ट प्लेयर के तो ईगो काफी ज्यादा चर्चे कर रहा होता है और काफी ज्यादा दाद दे रहा होता है।
ईगो जिम्पाची बताता है कि उसी प्लेयर की मदद के कारण, सिर्फ और सिर्फ उसी प्लेयर की मदद के कारण हम लोग यहाँ तक इतोशी रिंग की परफॉर्मेंस को भी बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक सारे प्लेयर्स में से सिर्फ वही एक वाहिद प्लेयर है जिसने इतोशी रिंग को कड़ी टक्कर दिया, जो कि ज्यादातर इतोशी रिंग की परछाई में छुप के बैठा होता है। तो हाँ यार, वो प्लेयर कोई और नहीं बल्कि हमारा इसागी योइची होता है। अपना नाम सुनने के बाद इसागी की रूह काम उठती है। फिर आखिर में ईगो बोलता है यही है टॉप 11 प्लेयर्स जो कि U20 का सामना करेंगे। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। हमारे एपिसोड की शुरुआत में हम इसागी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होता है कि उसे ब्लू लॉक के टॉप 11 में सेलेक्ट कर लिया गया है। इसी में ईगो एक समस्या को सामने रखते हुए बोलने लगता है। लोगों से पहले मुझे यूनियन के ऑफिशियल हेडक्वार्टर प्रेसिडेंट की तरफ से कॉल आई थी। उसने मुझे बताया कि तोशी साई जापान के U20 के फॉरवर्ड्स को देख के काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ है। बात से बदतर तोशी साई ने एक कंडीशन रखी है कि अगर वो लोग वाकई में चाहते हैं कि वो मैच में पार्टिसिपेट करे, वो प्रेसिडेंट मुस्कुराते हुए बोलने लगता है अगर हम उसकी कंडीशन से इनकार कर देते तो वो मैच नहीं खेलेगा, और अगर वो मैच नहीं खेलेगा तो U20 का मैच ऑफिशियली खुद कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ईगो इस कंडीशन का जिक्र ही कर रहा होता है। तभी कहानी एंटीना गाय मतलब के शीदो पे जाती है कि जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि मेरे को यहाँ से बाहर निकालो। तुम हरामियों में अगर जर्रा सी भी हिम्मत है तो मेरा सामने से आके मुकाबला करो। शीदो ये सब कुछ फट फट के बोल रही होता है कि तभी उससे अपने आप ही मिलने वहां तक खुद चल के आता है लिविंग लेजेंड। नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा लिविंग लेजेंड का अल्फाज भी उसके लिए काफी ज्यादा छोटा है। खैर वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इतोशी साई होता है। वो आते सारे शीदो की तरफ धीरे धीरे कदम लेते हुए अब बोलने लगता है हेलो मेरे छोटे शैतान। शीदो अब उसे देख के बोलने लगता है अब तू कौन है? तोशी साई उसका जवाब न देता बल्कि अपना ही बोलता जाता है ये ब्लू लॉक तुम्हारे लिए काफी छोटी जगह है, काफी छोटा कैद है तुम्हारे लिए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करने आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए ब्लू लॉक की 4 दीवारी को गिराने आया हूँ। मुझे तुम्हारी ईगो चाहिए, मुझे तुम्हारा जुनून चाहिए, वो जज्बा चाहिए, वो भड़कते हुए शोले, वो इंटेंसिटी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मेरी खातिर तबाही मचाओ। कहानी दोबारा से ईगो पे जाती है और वो बोलने लगता है तो तोशी साई की कंडीशन थी, वो कोई और नहीं बल्कि शीदो था। उसने शीदो को चुना है कि वो जापान की तरफ से लड़ेगा, ना कि ब्लू लॉक की तरफ से। ये बात सुनने के बाद सबसे ज्यादा रिंग की फटती है, यहाँ तक फट के 4 हो जाती है। इसी के साथ ईगो बोलता है ब्लू लॉक की रेगुलर अनाउंसमेंट यहाँ पे खत्म होती है। ईगो जिम्पाची सिस्टम्स की कुछ फाइल्स वगैरह पे क्लिक करते दौरान बोलने लगता है ब्लू लॉक का फ्यूचर अब तुम लोगों की कंधों पे है। अगर तुम लोग हारोगे तो ब्लू लॉक यहाँ पे मिट जाएगा। हमारे प्रोजेक्ट का नाम सबसे बड़े फेलियर में आएगा इतिहास में, और जब ब्लू लॉक मिटेगा वो ब्लू लॉक तुम लोगों के सॉकर फ्यूचर के साथ मिटेगा। मेरे इस बात को अपनी अक्ल और जहन में बिठा दो। इतिहास में सबसे बेकार माने जाएंगे हम, इतिहास में सबसे 2 नंबर माने जाएंगे। ब्लू लॉक के प्रोजेक्ट का नाम सिर्फ एक ऐसा होगा जिसपे करोड़ों अरबों लुटाएंगे सिर्फ फेल होने के लिए। सिलेक्शन के दौरान हमें बीच में कुछ मुश्किलात का सामना करना तो पड़ा है, पर अब स्टेज पूरे तरीके से सेट हो गया और अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन ही बाकी है, और इन 15 दिनों में हम करने को जा रहे हैं एक गजब किस्म की ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग से गुजरने के बाद ही तभी तुम लोग खिलाओगे एक मुकम्मल टीम। मैं पहले ही बता दूं गलती की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि रेन उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा सीरियस होकर बोलने लगता है अरे तू क्या इतनी बड़ी बड़ी स्पीच दे रहा है, जबकि मेरे लिए मैच सिर्फ एक ऐसा ही है जो कि मेरे रास्ते में एक पत्थर की मिसाल है, और इसके ठीक पीछे बाकी प्लेयर्स भी अपने शोलों से उभरते हुए रिंग की हाँ में हाँ मिलाते हैं, जहाँ पे उनके चेहरे इस बात की साफ साफ गवाही दे रहे होते हैं कि ये मैच तो सिर्फ हमारी शुरुआत होगी। हमने वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर कहलाना है। तब कहीं जाके ईगो को एहसास होता है कि हाँ यार ब्लू लॉक नाम है इस जगह का। साथ ही साथ उसे इस बात का भी शायद से एहसास होता है कि उन्हें ऐसा बनाने वाला मैं खुद ही हूँ। इस बात पे फिर वो बोलने लगता है ठीक है, आज के दम से और आज के रोज से तुम ईगोइज्म की ट्रेनिंग कैंप यहाँ से शुरू होती है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो यार हमारे चैप्टर की शुरुआत में हमें U20 कैंप में दिखाया जाता है, जहाँ पे जापान का कोच जिसका नाम ह्योची होता है सारे प्लेयर्स को बोला होता है 2 हफ्तों में हमने ब्लू लॉक की टीम के खिलाफ खेलना है। फिर यहीं पे वो सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है इतोशी साई को, जो देख के तो सारे के सारे प्लेयर्स वहीं पे चौंक जाते हैं। यहाँ तक तो कुछ प्लेयर्स एक्साइटेड भी होते हैं इतोशी साई के साथ खेलने के लिए। उन्होंने सभी के बीच में हम शीदो को भी बैठे हुए देखते हैं। इस समय ह्योची मजीद बोलता है
तुम लोगों ने हर हालत में इस टीम की इज्जत को बरकरार रखना है। वो तोशिसाई से सहमत होकर बोलने लगता है, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इन सब से? तोशिसाई जिसमें ईगो की कोई इंतहा तक नहीं है, सभी प्लेयर से बोलने लगता है, तुम लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं तुम लोगों के साथ खेल रहा हूँ। जो तुम लोगों में जर्रा भी इंटरेस्ट नहीं है, पर जबकि हम खेलने को जा रहे हैं अपनी लगन से खेलना और मेरा दिमाग खराब मत करना। यहाँ तक कि इसकी ये बातें सुनने के बाद कुछ प्लेयर्स को काफी ज्यादा तप चढ़ने लगती है। उन्हीं में से एक सेंदो नाम का प्लेयर बोलने लगता है, ओए अपनी ज़बान संभाल के बात कर। तेरा तो नहीं पता, लेकिन मैं ऑफिशियल U20 जापान का मेंबर हूँ। तू किसका है? तू तो अब तक जापान में आया तक नहीं है। तोशिसाई इसके आगे से बोलने लगता है, इसमें इतना खास ही क्या? तुम लोग बस 50 मिलियंस की सैलरीज अपनी जेबों में घुसाते हो। इसके आगे तुम लोगों की सुई जाती तक नहीं है। बस शादी करना है और क्या करना है। हाँ, एक सेक्सी खूबसूरत आइडल से शादी करके अपनी हंसी खुशी जिंदगी जीना। जबकि मैं तुम लोगों से काफी ज्यादा बढ़ के हूँ। मैं बेस्ट खिलाना चाहता हूँ। क्या हुआ? तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई। यहाँ पे एक बार फिर से सेंदो अपना मुंह खोलने को ही जा रहा होता है, तभी पीछे से उस पे शीदो टूट पड़ता है। उसका सर पकड़ के टेस्ट के साथ जोर जोर से दे मारने लगता है। फिर यहाँ पे उससे बोलता है, चूसने वाले ख्वाब देखते रहे अपने रंगीन, अपनी दूसरी जिंदगी में कोशिश करना। अब इसके बाद से एक तरह से पूरे यहाँ पे कैंप में हंगामा मचने को जा रहा होता है। सारे के सारे शीदो पे भड़क उठते हैं। तो शीदो भी आगे से बोलता है, अगर एक माँ के बच्चे हो तो मुझ पे टूटे पड़ा हो। हाँ, मुझे जर्रा भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग एक आते हो या सारे आते हो। और अगर ये फाइट में जीत गया तो तुम लोगों की जगह मैं रेगुलर में सेलेक्ट होऊंगा। बीच में सेंदो एक बार फिर से अपना सर उठा के बोलने लगता है, तोशिसाई तो एक तरफ, मगर तो जैसे कि कौन जानता है कि तू कौन सी बला है भला। थोड़ी देर पहले ही शीदो ने इसका सर डैश से दे मारा होता है, पर इसके बावजूद भी यहाँ पे शीदो उस पे दोबारा से गंदी किस्म की लात मारते दौरान बोलने लगता है, ठीक है फिर मैं तुझसे ही शुरुआत लेता हूँ। ये कहते हुए वही गंदा किस्म का वार तो करता है, पर वक्त रहते ही वहाँ पे एक और प्लेयर बीच में आते हुए उसकी लात को आसानी से रोक लेता है। फिर वो यहाँ पे शीदो से बोलने लगता है, भाई तो हमें कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है। ये कहते हुए वो एक ही झटके में शीदो को जमीन में पटक डालता है। उसके बाद वही अनजान शख्स एक बार फिर से बोलने लगता है, ओए चुटकी, मुझे तेरे वो भड़कते हुए शोले काफी गजब के लगे हैं। अगर तुम वाकई में ये सब दिखाना चाहते हो तो ये क्यों ना तुम फील्ड में दिखाना। यूं ही वो तोशिसाई से भी मुखातिब होकर बोलने लगता है, अगर तुम वाकई में हमारा कॉन्फिडेंस चाहते हो तो अपनी बड़ी बड़ी बातों के बजाय एक्शन से क्यों ना प्रूफ करो। और हम जो कि तुम लोगों के डिफेंडर है, तुम लोगों की पीठ पीछे सहारा बन के खड़े होंगे। बाद में इस डिफेंडर का नाम है ओलिवर। कहानी ब्लू लॉक के 11 स्टार्स पे जाती है। दिखने से तो लग रहा होता है इन सब के सबको काफी ज्यादा टफ ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी बीच में जब कुछ प्लेयर कूल डाउन कर रहे होते हैं तो इसी बीच में चिकिरी कुछ U20 प्लेयर्स के इंटेल्स वगैरह को भी देख रहा होता है। वहीं पे चिकिरी उसी ओलिवर डिफेंडर को देख के बोलने लगता है, शख्स को इटालियन सीरी में खेलने की भी ऑफर आई थी। मुझे दिखने से तो लगता है पूरी की पूरी U20 टीम इसके इर्द गिर्द घूमेगी और ये पूरी टीम U20 स्क्वाड की सबसे पावरफुल टीम है। इस टीम की डिफेंस पावर अटैक पावर से ज्यादा है। बादशाह काफी क्यूरियोसिटी से बोलने लगता है, तो बस फिर तो हमें इसका डिफेंस को ही तोड़ना होगा। खैर यार, इसी में अनाउंसमेंट होने लगती है कि तुम लोगों का मॉर्निंग सेक्शन यहाँ पे खत्म हुआ, तुम लोगों की ब्रेकअप से शुरू है। यूं ही गुजरते गुजरते चलते फिरते इस आगे अब सोच रहा होता है जो पिछले रिंग के मैच में किया था वो सब कुछ एक प्योर लक था, तो आखिर कैसे वो इस टेक्निक को मास्टर करे। सोचते सोचते उसकी नजर रिम पे पड़ती है जो कि अपने गजब किस्म के लेग वर्कआउट पे फोकस कर रहा होता है। अभी भी एक्सरसाइज करता देख के इस आगे उससे बोलने लगता है, और ड्यूड अब ब्रेक का वक्त है। आगे से काफी अकड़ में आते हुए बोलने लगता है कि मुझे अपने जैसे में शमार मत करो। अगर तुम मेरे रास्ते में रुकावट बनने आए हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। इस आगे यहाँ पे तो इस वक्त रिंग के सर पे नशा चढ़ा होता है अपने बाइक को पीछे सरपास करने में। अपने भड़कते हुए शोलों से उबड़ते हुए कहने लगता है, ये मेरे लिए सुनहरा मौका है। मैं अपने बाइक को पीछे छोड़ सकता हूँ, उसे सरपास कर सकता हूँ, उसको उसके घुटनों पे ला सकता हूँ। और अब ऐसा करते करते यहाँ तक रिन में भी अब हिम्मत नहीं बचती कि वह मजीद और एक्सरसाइज को जारी रख पाए। इसकी हालत देख के इसागी उससे ड्रिंक देता है, जबकि रिन उसे अपसेट नहीं करना चाह रहा होता। लेकिन इसागी उसे होश दिलवाते हुए बोलने लगता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाए या तुम जख्मी हो जाओ या फिर गेम ना खेल पाओ, हमारा और ब्लू लॉक का सख्त से सख्त नुकसान होगा। सुन के अब रिन भी उसे चुपचाप पीने लगता है। वक्त गुजरता चला जाता है और गुजरता चला जाता है और गुजरता चला जाता है। इसी में इनकी आफ्टरनून सेशन का वक्त भी हो जाता है।
जब सारे लोग कुर्सियां लगा के बैठे हुए होते हैं एक हाल में, तभी वहां पे ईगो आके बोलने लगता है, तो कैसा रहा तुम्हारी लास्ट गेम का पहला दिन? तो यकीन है तुम्हारे जिस्म को अब कहीं जाके लग पता चल गया होगा और होश आ रही होगी। वक्त आ गया कि इससे पूरे तरीके से जगा दिया जाए। इससे कहा जाता है मिरेकल सिचुएशन। पूरे फिनोमिना को कहा जाता है फ्लो, जैसे कि किसी का हवा में तैरना, जो कि बेस्ट स्ट्राइकर बनने के लिए काफी जरूरी होता है। और आज के दम से और आज के रोज से मैं तुम्हें यही सिखाऊंगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। हमारे चैप्टर की शुरुआत उसी गैदरिंग हाउस से होती है जहाँ पे ईगो जिम्पाची सभी लोगों को फ्लो के बारे में बताते हुए बोलने लगता है। फ्लो एक ऐसे खास एक्सपीरियंस से गेन होता है इसमें तुम्हें टोटल कंसंट्रेशन चाहिए होती है। जब तुम उस खास काम को करते हुए इस कदर उसमें खो जाओ कि तुम्हारा ब्रेन एक एक्साइटमेंट स्टेट में एंटर कर जाए, बस तुम आस पास की चीजों को भूल ही जाओ और तभी उससे कहते हैं फ्लो। ये चीज अगर तुम लोग फुटबॉल में ले आओ तो तुम लोग की मिसाल कुछ इस तरह से होगी जैसे कि तुम लोग हवा में तैर रहे हो। जरा सोचो इस बारे में। तुम लोग इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हो। अगर तुम लोग अपने पुराने मैचेस पे ध्यान दो तो तुम लोगों के अक्सर मैचेस ऐसे हैं जो हारे हुए होते हैं, लेकिन एक ही सेकंड में पूरी गेम की बाजी पलट डालते हो। हाँ, वही लम्हा, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों का वही लम्हा, एक ऐसा वाहिद लम्हा। इस वक्त तुम्हारे जिस्म का एक पुर्जा फुटबॉल के नारे लगा रहा था। तब सुनने के बाद इस सागी को भी वो लम्हे अपने याद आने लगते हैं। इस वक्त वो अचानक से एकदम से हारी हुई सूरत-ए-हाल को उसने जीती हुई सूरत-ए-हाल में बदल डाली थी। अब ईगो जिम्पाची, जिसके नाम में ही ईगो और सेल्फिश का वर्ड आता है, वो अब मजीद बोलने लगता है। चलो मैंने तुम लोगों को तो बता दिया कि ईगो क्या है और तुम लोग इससे एक्सपीरियंस भी कर चुके हो। पर अब बात करते हैं अगर तुम लोग कैसे इस सो कॉल्ड फ्लो की स्टेज में जाओ। वैसे तो हर काम के लिए काफी कंडीशन होती है, पर इसकी जो सबसे एक्यूरेट कंडीशन होगी चैलेंज सेंटर फोकस। यहाँ पे मुश्किल सूरत-ए-हाल में फंसने के बावजूद भी किसी काम को पूरा करके वापस आना। क्या तुम्हें ईगो जिम्पाची उन सबको एक फिगर सा दिखाने लगता है जहाँ पे बेचैनी और उदासी के बीच में एक फ्लो नाम की चीज पाई जाती है। मतलब कि अपने चैलेंज और स्किल को पूरे तरीके से बैलेंस करना। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर तुम किसी बंदे को उसके लेवल से नीचे का काम देते हो तो वो काफी जल्दी बोर हो जाता है, जबकि दूसरी ओर अगर तुम उनके लेवल से काफी गुना ज्यादा बढ़ के उन्हें काम दो ठीक तरीके से कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते और उन पे काफी ज्यादा प्रेशर होता है और वो बेचैनी में मुब्तला हो जाते हैं। क्या वो करे तो क्या करे? इसके लिए सबसे अच्छी चीज चैलेंज सेंटर फोकस। यहाँ पे तुम्हें अपनी एबिलिटीज का पूरे तरीके से अंदाजा और उस पे पूरा कंट्रोल हो। बस पूरे तरीके से फोकस करते हुए अपने लिए वो रास्ता सा चुनना जिसके लिए तुम आसानी से गोल कर सको। इसी से तुम लोग अपने आप को फ्लो में पा सकते हो। उसके बाद तुम लोग इस तरह से गोल करोगे जो कि किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। और अगर इस चीज के मैं तुम लोगों को सबसे आसान मिसाल दूं तो वो तुम लोगों का सेल फोन है। सेल फोन में अगर तुम लोग कोई एंटरटेनमेंट वीडियो देखते हो या फिर गेम खेलते हो या फिर जो भी, वही चीज तुम लोगों की बोरियत को खत्म कर देती है। तुम लोग उसमें इस तरह से खो जाते हो, इस तरह से खो जाते हो कि कब टाइम किस तरह से गुजरा कुछ भी मालूम तक नहीं पड़ता। यहाँ तक तो कुछ लोग अपने आप को भी भूल जाते हैं। चीज अगर तुम लोग फुटबॉल में लाओ, अपने शोलों से भड़कते हुए जानून में डूब जाओ। इस गेम के लिए अपने ख्वाब की खुशी में खो जाओ फिर और तभी कहीं जाके तुम लोग को वो कॉल करने का रास्ता सा दिखेगा। तुम लोगों ने वो काफी बार महसूस कर रखा है। उसका आम अल्फाज ईगो भी हो सकता है। हमारा किसी से कोई काम नहीं, सिर्फ अपने से और अपने बॉल से और अपने गोल से। ये सारी की सारी बातें इस सागी के साथ काफी ज्यादा मैच कर रही होती है। तुम लोगों को याद होगा कि सागी ने सीजन 1 में किस तरह से डोमिनेट किया। वो सिर्फ और सिर्फ फ्लो ही थी। फिर ईगो जिम्पाची इन सबसे सवाल पूछने लगता है, तो बताओ मुझे जापान U20 के खिलाफ लड़ना तुम्हें बोर करता है या फिर बेचैनी देता है? उसी के आगे से सागी अपने मन में शोलों से उभरते हुए बोलने लगता है, नहीं, ये तो मेरे लिए एक चैलेंज होगा। कैसा चैलेंज? एक ऐसी चुनौती जिसके अंदर मुझे खुद जबरदस्ती घुसना होगा। ईगो जिम्पाची अब आगे बोलने लगता है, तक तो तुम लोगों को मेरी बात समझ में आई गई होगी। 20 के खिलाफ जीतने का एक वाहिद रास्ता फ्लो ही है। ये बातें सुनने के बाद सागी अपने जानून से उबरने लगता है और उसमें वो बढ़ के शोले जाग जाते हैं। अपने सीने में इस बात को धसा देता है कि हर हालत में U20 के खिलाफ फ्लो में एंटर करेगा ही। एक ऐसा गोल बनाना होगा जिसके अंदर मैं खुद को धकेल सकूं। ऐसा गोल जो कि सिर्फ और सिर्फ मैं खुद ही गोल कर पाऊंगा। जिम्पाची अपने आखिरी अल्फाजों में कहता है, और जब तुम लोगों का ब्लू लॉक का फाइनल गेम खत्म होगा तब तक तुम लोग एक ऐसी टीम बन चुकी होगी जो कि ना कि सिर्फ U20 को टक्कर देगी बल्कि U20 को नष्ट करने के भी काबिल होगी। तुम लोग ईगोस खिलाओगे एक नए दौड़ के। दुनिया
तुम लोगों के गोल के इंतजारमंद होंगे। अब इस चैप्टर के आखिरी सीन में हम इतोशी साई और ओलिवर के बीच में कन्वर्सेशन को सुनते हैं। यहाँ पे ओलिवर इतोशी साई से बोलने लगता है, तुम जो शीदो नाम का एक बंदा लाए हो वो हमारी टीम के लिए काफी मुश्किलात को खड़ा कर रहा है। यहाँ तक जो हमारा सबसे रिलायबल बंदा है पूरी टीम में, जो हमारी टीम का सहारा है, वरना उसके साथ भी शीदो ने लड़ाई मोड़ ले लिया है। इतोशी साई इस पर बोलता है, तो उस कचरे को जो तुम्हारा एस है उससे हटाई दो। पर ओलिवर बोलता है, शायद से वो तुम्हारे लिए कचरा हो लेकिन मेरे लिए वो काफी रिलायबल है, क्योंकि अगर वो मैच नहीं खेलेगा तो काफी टीम के मेंबर मैच खेलने से इनकार कर रहे हैं। अगर वो नहीं खेलेगा तो मैच भी कैंसिल हो जाएगा। मुझे भी ये बात मालूम है कि यहाँ तक तुम भी नहीं चाहते कि मैच कैंसिल हो। मैं चाहता हूँ तुम शीदो का इस्तेमाल करे बिना ही हमें विक्ट्री तक ले जाओ। इतोशी साई यहाँ पे बोलता है, ठीक है मैं देखूंगा मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ। तभी ओलिवर इतोशी साई की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, हालांकि इतोशी साई इसे ठुकराते हुए जाते जाते बोलने लगता है, ये तुम अपने जहन से बात निकाल दो कि तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो। अगर यहाँ पे कोई किसी को टेस्ट कर रहा भी है तो वो मैं हूँ। और इसी के साथ हमारे ये वाले चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। तो यार हमारे चैप्टर की शुरुआत उसी लम्हे से होती है, उसी मौके से होती है, उसी घड़ी से होती है, उसी टाइम से होती है, उसी समय से होती है, उसी वक्त से होती है जिसको सब धड़कते हुए दिलों का इंतजार था। वो वक्त आ चुका था जहाँ पे ब्लू लॉक ऑफिशियल तरीके से U20 के खिलाफ खेलने को जा रही होती है। ब्लू लॉक वर्सेस U20 के मैच में सिर्फ 15 मिनट्स बाकी होते हैं और उस दौरान इसागी योइची अपने मन में सोचने लगता है, वैसे तो मैं काफी प्रेशर में होता हूँ ऐसी सूरत में, पर उस दिन मैं पूरे तरीके से काम था। तभी पाचिरा मिगुरो ब्लू लॉक के ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहनते हुए बोलने लगता है, ओए सागी ये तुम बता सकते हो कि ये शर्ट मुझ पे जचती है या नहीं। सागी आगे से बोलता है, हाँ पाचिरा तुम पूरे तरीके से परफेक्ट हो। तभी हम चिगिरी को भी देखते हैं जो कि बोला होता है, भाई यकीन नहीं आता कि हम लोग वाकई में U20 के खिलाफ खेलने वाले हैं। जरा सोचो हम कितने दूर तक आए हैं। नागी भी यहाँ पे बोलने लगता है, हाँ ठीक का, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आज ये हमारा आखिरी मैच होगा। यूं ही थोड़ी देर में यहाँ पे ईगो जिम्पाची भी आता है और वो आते सारी बोलने लगता है, जिन प्लेयर्स को सेलेक्ट नहीं किया गया वो ब्लू लॉक के सब्स्टिट्यूशन मेंबर होंगे। मतलब कि अगर किसी सूरत हाल में ब्लू लॉक के मेन 11 में से कोई जख्मी हो जाता है या किसी वजह से नहीं खेल पाता तो उसकी जगह का मौका किसी सब्स्टिट्यूशन मेंबर को दिया जाएगा। अरे यार ईगो जिम्पाची काफी ज्यादा सीरियस होकर यहाँ पे बोलने लगता है, ये दुनिया अभी तक तुम लोगों के टैलेंट को नहीं जानती। तुम लोगों के पास दुनिया के सामने सिर्फ चमकने के 90 मिनट्स है। मैं दुनिया को दिखा दो कि क्या हो तुम लोग और क्या कर सकते हो और कितने काबिल हो। दिखा दो दुनिया को कि पूरी दुनिया तुम लोगों की मुट्ठी में है। ब्लू लॉक की टीम जीत के ही वापस आ गई आज के दम से, और आज के रोज से तुम लोगों ने अपनी ईगोइस का निशान पूरी दुनिया के सीनों में दसा के आना है। उन्हें बताना है कि यहाँ के शाइनिंग स्टार्स तुम लोगों ना कि U20। तरी हम दोनों टीमों को एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं, एक दूसरे से नजर मिला के, कंधे से कंधा मिला के और कदम से कदम मिला के एक दूसरे को घूरे होते हैं। उतरी ओलिवर इसागी योइची से बोलने लगता है, लोग ये गेम इतनी जल्दी खत्म करेंगे कि तब तक तुम लोग सिर्फ और सिर्फ एक गोल भी नहीं कर पाओगे। कहने के बाद U20 और ब्लू लॉक की टीम अब स्टेज की तरफ अपने कदम जमाने लगते हैं। अरे हम ऑडियंस की हाइप को भी महसूस कर पाते हैं। लगभग ये पूरे के पूरे जापान में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होता है। इसका मतलब ब्लू लॉक की टीम के लिए ये सुनहरा मौका है अपना नाम बनाने के लिए। सिर्फ स्क्रीन के सामने आने से ही उन्हें गजब किस्म का फेम मिल रहा है। आप सबको बता दूं, अगर यहाँ पे किसी के सबसे ज्यादा नारे लग रहे भी होते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि इतोशी साई होता है, रिंग का बड़ा भाई इतोशी साई। इतोशी साई जो कि मिडफील्ड का अटैकर है। इसके साथ ही साथ हमें बाकी प्लेयर्स की भी पोस्ट दिखाई जाती है। जिस स्टेडियम में ये खेला जा रहा है वो ऑफिशियल ब्लू लॉक का ही स्टेडियम है। खुद को अब स्टेज में पाके इसागी को अपने उन पुराने दौर की याद आने लगती है। इस वक्त पूरे टीम में इसागी तो अच्छा खेल रहा था, पर वो अपने किसी टीममेट की वजह से पूरा का पूरा मैच हार गया था। इस बात पे इसागी को काफी ज्यादा रिग्रेट भी हुआ था। वहीं पे ब्लू लॉक की टीम ने इसागी को समझाया था, इसागी को बनाया था कि तुम टीममेट पे रिलाई करने के बजाय अपनी एबिलिटीज पे रिलाई करो। अब यहाँ पे इसागी थोड़ा बहुत नर्वस होने लगता है। ये हालत देख के इतोशी रेन उसकी पीठ पीछे एक जोर के रख के लगाता है और उसे बोलता है, ये वक्त घबराने का नहीं बल्कि दिखाने का है। दूसरी ओर हमें ऑडियंस में दिखाया जाता है जहाँ पे ईगो जिम्पाची और मिस एनरी भी ये मैच देख रही होती है और कहीं पे आसपास बैठा शीदो भी ये मैच देख रहा होता है। इसी बीच में देखते ही देखते इस मैच की शुरुआत की जाती है जहाँ पे रेन सबसे पहले आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है, इसागी चलो आगे बढ़ते हैं। पर इसागी भी बोलता है, हाँ तुम्हारे पीछे हूँ मैं। और इसी के साथ हमारा ये गजब किस्म का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।